इलेक्ट्रिसिटी काफी बड़ा और तामझाम बड़ा चैप्टर है। यहाँ पर वायरों का जंजाल है, रेजिस्टेंस है, करंट है, वोल्टेज है, पावर है, एनर्जी है, सो मेनी थिंग्स आर देयर कि आपका ये तकलीफ मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि आपके लिए भले यह एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर है, बट मेरे लिए ये 4 साल का इंजीनियरिंग कोर्स था। और इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों यह चैप्टर इतना बड़ा है। और खास बात जो इस चैप्टर को और डिफिकल्ट बनाता है वो है इसके न्यूमेरिकल्स, क्योंकि सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स इसी चैप्टर में से पूछे जाते हैं। कहीं पढ़ाई रह ना जाए अधूरी, इसलिए सब्सक्राइब करना है जरूरी। तो आप लोगों के कहने पर ही मैं आपके लिए लाया हूं ये वीडियो, जहां पर हम पढ़ेंगे टॉपिक वाइज सारा इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल, और बेसिक को सीखते हुए हम सारे टॉपिक पे न्यूमेरिकल को कवर कर पा रहे होंगे, और सारे बेसिक कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला जानने के बाद हम उन सब पे एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर पा रहे होंगे। और अगर आपको सारा का सारा टॉपिक देखना है कि हम आज के किस किस टॉपिक पे न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपका आ जाता है चार्ज, फिर करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, रेजिस्टिविटी, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, और फिर आ जाता है हमारा पावर, एनर्जी, हीटिंग इफेक्ट जिसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं, और कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। इन सभी टॉपिक पे हम न्यूमेरिकल के साथ साथ फॉर्मूलाज भी देखते हुए जाएंगे, ताकि आपका पूरा का पूरा चैप्टर एक ही बार में रिवाइज भी होते जाए, और साथ ही साथ आपको पता चलते जाए कि किस किस टॉपिक पे आपके न्यूमेरिकल बनते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है चार्ज। तो चार्ज क्या है, इसका एसआई यूनिट क्या है? तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। तो ये आपको याद रखना है, और ये आपको याद होगा भी कि एसआई यूनिट जो चार्ज का होता है वो कूलम होता है। और एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, यानी एक चार्ज पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाए, तो ये नंबर आपको याद रखना पड़ेगा, जो कि है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। इतने ढेर सारे इलेक्ट्रॉन एक चार्ज के ऊपर मौजूद होते हैं। और अगर आपको एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया भी है, जैसे एक कूलम ऑफ चार्ज को आप एक मोतीचूर का लड्डू समझिए, उस लड्डू में बहुत छोटे छोटे बूंदी होते हैं, तो उन्हीं को इलेक्ट्रॉन कहा जा रहा है। ठीक है, वो अगर आपको जानना है कि एक लड्डू बनाने के लिए कितने ढेर सारे बूंदी लगते हैं, तो वो बहुत बड़ा नंबर एक आएगा। ठीक है, वहां पर आप अगर काउंट करेंगे तो एक बहुत बड़ा नंबर होगा, तो वही नंबर है ये। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और इसी के साथ ये छोटा सा फॉर्मूला बनता है Q इक्वल टू एन ई, जहां Q हमारे चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, और E जो है हमारा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसी से मिलता जुलता इसी फॉर्मूले पे एक न्यूमेरिकल लेते हैं आपको, ताकि समझ में आ जाए और उस फॉर्मूला का यूज भी समझ में आ जाए, और वो वैल्यू जो है वो आपको याद होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। मैंने अभी आपको बताया एक चार्ज पर कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 1 कूलम ऑफ चार्ज पर अगर बात की जाए तो होता है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ये वैल्यू तो आपको पता है। अब यहां पर लेकिन उल्टा पूछ दे रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज रहता है। ठीक है, यहां पर आपका फॉर्मूला जो है Q इक्वल टू एन ई आ जाएगा पिक्चर में, और यहां पर देखिए Q जो है हमारा 1 कूलम ऑफ चार्ज की बात कर रहा, तो 1 कूलम हो गया। ठीक है, एंड यही हमको यहां पे देखिए एक कूलम ऑफ चार्ज में हमको पता था 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 होता है, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 और इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर आप पुट कर दीजिए ये वैल्यू, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर 18 इंटू इलेक्ट्रॉन, तो यही तो होगा 1 कूलम में। अब आपको एक इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को एक साइड ले गए आ जाते हैं और इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, तो 1 डिवाइडेड बाई 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 हो जाएगा। इतना कूलम ऑफ चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे हो जाएगा। ये बहुत ही छोटा वैल्यू होगा। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आपसे कोई पूछता है 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो आप बोलते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, पर 1 सेकंड में पूछता कितने मिनट होते हैं, तो आप क्या आंसर होता, आपका 1/60 हो जाता है कि नहीं, है कि नहीं? तो 1 सेकंड में, क्योंकि ये छोटा वैल्यू है इसलिए डिवाइड में आ गया, तो इतना मिनट होता है। ठीक, तो वैसे ही यहां पे डिवाइड में आ गया, तो ये बहुत ही छोटा वैल्यू निकलेगा, और इसको जब आप कैलकुलेट करिएगा तो ये आएगा आपका 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है,
तो इतना छोटा वैल्यू है ये, इसीलिए ऐसा आया है। तो ये वैल्यू भी आप अगर आप याद रख लिए तो भी बहुत बढ़िया, नहीं तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये दिक्कत हो सकती है आपको, इसलिए ये वैल्यू भी आप याद करके रखें। एग्जाम में ये वैल्यू और ये वैल्यू आपका डायरेक्टली पूछा हुआ है, और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे तो आपको ये वैल्यू याद रहनी चाहिए, ठीक है। इस पे आपने न्यूमेरिकल देख लिया, चार्ज का मतलब हम समझ चुके हैं, ठीक है। इसी के बाद अब हम समझते हैं, जब हमने चार्ज को समझ लिया तो अब हमको करंट भी इजीली समझ में आएगा, ठीक है। जहां पे हमने चार्ज की बात की उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां जो एक चार्ज है, इस चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है, यहां से ये मूव कर रहा है, यहां तक मान लीजिए चला गया, ठीक है। एक कंडक्टर के अक्रॉस जब चार्ज मूव करे और कितनी देर में करे, तो उसी का रेट अगर आप निकाल लें तो उसी को करंट कहते हैं। तो डेफिनेशन देख लीजिए एक बार कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज करंट, ठीक है। रेट वर्ड मैंने आपको बताया, जब भी सुनाई दे तो इसका मतलब क्या है, डिवाइड में क्या आ गया है, टाइम आ गया है, ठीक है। और किसके डिवाइड में, चार्ज के डिवाइड में, यानी चार्ज को आप डिवाइड कर दीजिए टाइम से तो आपका क्या निकल जाएगा, करंट निकल जाएगा, ठीक है। तो Q/T यही तो होता है फॉर्मूला किसका, करंट का। तो I इक्वल टू Q/T, या फिर आप लिख सकते हैं इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। एक चार्ज को यहां से वहां ले जाने में एक अगर सेकंड लगता है तो वो 1 एम्पियर होगा। तो 1 एम्पियर का भी डेफिनेशन पूछ लेता, क्योंकि ऐसा यूनिट ऑफ करंट क्या हो जाता है, एम्पियर हो जाता है। तो व्हाट इज 1 एम्पियर पूछता है, तो आप क्या लिखेंगे, 1 कूलम ऑफ चार्ज को ले जाने में एक जगह से दूसरे जगह, तो अगर टाइम हमारा जो है 1 सेकेंड लगे, ठीक है, क्योंकि सेकेंड ऐसा यूनिट है टाइम का, तो 1 सेकेंड लगे एक चार्ज को ले जाने में, तो इसका मतलब 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो एम्पियर पूछे या फिर आपको पूछे करंट, तो आपका डेफिनेशन यही हो जाएगा, चार्ज बाय टाइम, ठीक है। अब इसके ऊपर भी एक छोटा सा न्यूमेरिकल वो भी देख लेते हैं, क्या बोल रहा है, इफ द करंट ऑफ 2 एम्पियर इज फ्लोइंग देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग इन दैट कंडक्टर इन 16 सेकेंड। यहां पर देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहां पर दोनों ही फॉर्मूले, आपके जो चार्ज का फॉर्मूला और फिर करंट का फॉर्मूला दोनों ही लगेगा, तब जाके ये क्वेश्चन बनेगा। देखिए कैसे, हम दोनों पढ़ चुके हैं, अब इसके सॉल्यूशन पे आते हैं, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसमें क्या क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है करंट I का वैल्यू दिया हुआ है 2 एम्पियर, ठीक है। और उसके बाद दिया है आपका टाइम दे दिया है, टाइम दे दिया है 16 सेकेंड, ठीक है। और निकालने के लिए क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितना होगा ये आपको बताना है, ठीक है। अब आप देखिए इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली आप क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालने की बात की जाए तो Q इक्वल टू Ne के फॉर्मूला से निकलेगा, ठीक। बट यहां पर तो ना तो इन सब में से किसी का वैल्यू नहीं पता, लेकिन यहां जो चीज पता है हमको, I पता है और T पता है, इससे हम चार्ज निकाल सकते हैं, है कि नहीं। अभी हमने पढ़ा I इक्वल टू क्या होता है, Q/T होता है, ठीक है। तो अगर मैं Q की बात करूं यानी चार्ज की बात करूं, तो चार्ज का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं I इंटू टी। तो I हमारा कितना है, यहाँ पे 2 एम्पियर है और टाइम हमारा कितना है 16, तो यानी 16 2 जा 32 कूलम ऑफ चार्ज हमारा है, ठीक है। और हमने स्टार्टिंग में ही जो वैल्यू पढ़ी कि 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, बहुत बड़ा नंबर था एक, ये 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 था कि नहीं, ठीक है। तो इतने ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 कूलम ऑफ चार्ज में, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना है 32। तो 32 में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 32 कूलम ऑफ चार्ज में, तो इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 32 टाइम्स 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन, ये आ जाएगा आपका 200 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। और 200 आप ऐसे लिख नहीं सकते, क्योंकि 200 जो है आप इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो आप ये लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर 18 के जगह ये क्या हो जाएगा 18 प्लस 20 तो 20,
ठीक है, तो इतने इलेक्ट्रॉन आपके होने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर पूछे तो आपका इतना आने वाला है। तब जब 2 एम्पियर ऑफ करंट अगर फ्लो कर रहा है 16 सेकंड के लिए। ठीक है, देखा आपने कैसे दोनों कॉन्सेप्ट में दोनों फॉर्मूला का हमने यूज किया और फिर हम लास्ट में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे आ गए। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया आपको अगर, तो अब चलते हैं हम थोड़ा सा और डीपली वोल्टेज को समझ लेते हैं। ठीक, वोल्टेज की बात की जाए अगर अब, तो वोल्टेज क्या होता है? ठीक, आप चार्ज समझ गए, चार्ज के फ्लो को समझ गए, अब वोल्टेज को समझिए। चार्ज जब फ्लो कर रहा है तो किसी ना किसी ताकत की वजह से कर रहा होगा, है कि नहीं? तो वही ताकत है ये टेंसियोने जो है, ये इटालियन वर्ड है, इसका मतलब वोल्टेज होता है। या फिर आप इंग्लिश में ये वर्ड टेंशन की तरह लग रहा है कि नहीं, जो टेंशन, तनाव, तो इलेक्ट्रिकल टेंशन भी वोल्टेज को कहा जाता है। तो यही होता है ताकत, जिसकी वजह से हमारा जो चार्ज है ना, ये जो चार्ज है ये एक जगह से दूसरे जगह पहुंच पाता है। ठीक है, जो वो ताकत है, जो टेंशन है, वही वोल्टेज कहलाता है। ठीक, तो ये वोल्टेज क्या है? एक वर्क डन है। क्या है? वर्क डन। ठीक, किसके लिए? एक यूनिट पे चार्ज, मतलब एक जो कूलम है ना, इस पे जितना वर्क डन किया जाए एक जगह से दूसरे जगह मूव कराने में, उसी वर्क डन को क्या कहते हैं? वोल्टेज कहते हैं। तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या बन जाता है आपका? वर्क डन अपॉन चार्ज, यानी वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा? वोल्टेज। तो कोई 1 वोल्ट को डिफाइन करने के लिए बोल दे तो वोल्टेज का ऐसा यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है। और या फिर पोटेंशियल डिफरेंस का भी ऐसा यूनिट क्या होता है? वोल्टेज ही होता है। ठीक, तो 1 वोल्ट को अगर डिफाइन करें तो आप क्या लिखेंगे? अगर 1 जूल ऑफ वर्क डन किया गया, ठीक, 1 जूल ऑफ वर्क डन, क्योंकि वर्क डन बाय क्या होता है? चार्ज होता है। तो 1 जूल ऑफ वर्क डन फॉर अ सिंगल यूनिट ऑफ चार्ज अगर किया जाए तो वही होगा आपका वोल्टेज, 1 वोल्ट। ठीक है, तो ये वोल्टेज का डेफिनेशन हो गया। आप समझ गए वोल्टेज एक ताकत है। इसी को लेते हुए हम एक न्यूमेरिकल पे आते हैं। यहां पर देखते हैं कैसे क्या पूछ रहा है और कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहां पर पूछा फाइंड द टोटल वर्क डन व्हेन 20 कूलम ऑफ चार्ज इच passes across a conductor when applied voltage is 5 वोल्ट। तो यहाँ अप्लाइड वोल्टेज कितना दे दिया है? आपका 5 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, अब चार्ज भी दे दिया है, Q कितना है हमारे पास? 20 कूलम है। ठीक है, अब यहाँ पे वर्क डन निकालने बोल रहा है। तो अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा वोल्टेज का, वो क्या पढ़ा था? वर्क डन बाय चार्ज, ये होता है वोल्टेज का फॉर्मूला। तो आपको वर्क डन का फॉर्मूला नहीं निकाल लेंगे इससे। वर्क डन इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई में चला जाएगा, वोल्टेज टाइम्स चार्ज। तो वर्क डन इक्वल टू क्या निकल जाएगा हमारा? 5 इंटू 20, 5 टू जा, तो ये हो गया हमारा 100। तो क्या इसको ऐसे ही लिख देंगे? यहां पर सब कुछ सही करने के बाद भी आपके नंबर कट सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने यूनिट मेंशन यहां पे अगर नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो यहां पर आप जान लीजिए ये वर्क डन क्या है? वर्क डन क्या है? इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, तो आपको यहां पर जूल लिखना जरूरी है, तभी जाके आपको फुल नंबर मिलेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा है यहां पर आप सिर्फ 100 लिख के नहीं आ सकते। तो याद रखिए ऐसा यूनिट हमेशा मेंशन कीजिए कोई भी न्यूमेरिकल में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है। ठीक समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चन? यहां पर इजी था, यहां पर सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला यूज किया हमने और डायरेक्ट आंसर निकाल लिया। ठीक, अगर आप इसको समझ गए हैं तो यहां पर डेमोन्स्ट्रेशन के साथ आप एक पानी के साथ समझिए, क्योंकि वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, ये सब कुछ भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में देखने से तो दिखता नहीं है, और समझने के लिए आप फॉर्मूला ही देख सकते हैं। और इसको अगर प्रैक्टिकली रूप में देखा जाए कि वोल्टेज है क्या, तो अगर आपके घर में पानी का टंकी होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि वो छत पे होता है। तो छत पे होने का रीजन क्या होता है? कि उसको हाइट पे रखा जाता है। हाइट पे इसलिए रखा जाता है ताकि
आपके घर में पानी पूरे अच्छे फोर्स के साथ आ सके, है कि नहीं। तो जितना हाइट पे रहेगा उतनी अच्छी बात है, उतने अच्छे से नल में प्रेशर के साथ पानी आएगा। तो इसका मतलब वही तो ताकत क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो जितना हाइट है वही क्रिएट करता है ताकत, और ताकत ही तो वर्क डन कराता है, तो उसी को कहते हैं वोल्टेज। तो एक समझ लीजिए कि पानी की टंकी जितने हाइट पे रखी गई है उतना आपके पास वोल्टेज है, ठीक है। अब करंट क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। तो उस वोल्टेज के कारण यहां पर ताकत तो जमा हो गया, बट जैसे आपने नल खोला तब आपका क्या शुरू हुआ, फ्लो शुरू हुआ। ये जो पानी का फ्लो शुरू हुआ इसके ताकत की वजह से हुआ, क्योंकि सोचिए अगर ये टंकी पानी जमीन के अंदर होती तब तो ये पानी बहता नहीं, है कि नहीं। पानी पाइप डालते क्या निकलने लगता, नहीं निकलता। क्यों, क्योंकि वोल्टेज ही नहीं था। बट अब ये टंकी पानी की छत पे रखी हुई है जिसके कारण वोल्टेज डेवलप हो चुका है। तो अब अगर टैप कोई खोलेगा तो यहां से पानी बहुत ही तेजी से निकलने लगेगा, और यही फ्लो क्या कहलाता है, करंट कहलाता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको वोल्टेज क्या है, करंट क्या है। अब समझ लीजिए रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस क्या है, एक रुकावट। अगर आपको कोई कहीं जाने नहीं दे रहा है, आपके रास्ते में वो अवरोध पैदा कर रहा है, तो इसका मतलब वो रुकावट है। तो ये पानी के लिए अवरोध कौन पैदा कर सकता है, वो पाइप जिससे वो फ्लो कर रहा है। अगर पाइप पतला है, ठीक है, ये पतला पाइप है, तो इससे क्या होगा, कम पानी जा रहा होगा, तो ज्यादा दिक्कत हो रही है, यानी ज्यादा रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो यानी पतला पाइप मोर रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर मोटा पाइप हो जाता है इसी के जगह तो क्या हो जाता, रेजिस्टेंस कम हो जाता और पानी को आसानी हो जाती। यानी रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट घटने लगता है, और करंट बढ़ेगा कब, अगर रेजिस्टेंस घटा है तब। इसका मतलब सीधा आप समझ रहे हैं पानी और पाइप के। पाइप अगर मोटा रखेंगे तो ज्यादा पानी जाएगा, है कि नहीं, और पाइप अगर पतला रहेगा तो हमारा पाइप को करंट को फ्लो होने में, यानी पानी को फ्लो होने में दिक्कत होगी। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करके मेरा मोटिवेशन भी बढ़ाइए, क्योंकि मैं आपके लिए पीडीएफ ऐसे बना रहा हूं, इसमें बहुत मेहनत लगती है और आप तक पहुंचाने के लिए, डिलीवर करने के लिए, ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए और एग्जाम में आप अच्छे से इसको फील करके लिख सकें, ना कि याद करके, ठीक है। तो जरूर लाइक करके आप मुझे बताइए कैसा लगा, और कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक जो है वो है रेजिस्टेंस, ठीक। तो रेजिस्टेंस क्या है और इसका ऐसा यूनिट क्या है, मैंने आपको सारा सर्किट का दिखाते हुए, आपको स्टार्टिंग में जो वीडियो देखते आ रहे हैं उनको मैंने खोल के दिखाया भी है सर्किट में कैसा होता है। तो ये जो है जूम करके फोटो लिया हुआ है इसलिए बहुत बड़ा दिख रहा है, हालांकि ये बहुत ही छोटा, आपके पेन के निब के इतना होगा इसका साइज, इतने साइज का भी नहीं आपका रेजिस्टेंस आता है, ठीक है। तो यही चीज है इलेक्ट्रिकल डिवाइस में लगाया जाता है। तो रेजिस्टेंस क्यों लगाया जाता होगा, हम कभी कभी चाहते हैं कि बहुत ज्यादा करंट ना आए, ठीक है। किसी जैसे आप मोबाइल चार्ज करना चाहते हैं तो आपका जो मोबाइल चार्जर है ना उसको कम चाहिए वोल्टेज, ठीक है। आपके घर में जो वोल्टेज आ रहा है वो बहुत ज्यादा है, ठीक। अब उसके वोल्टेज ज्यादा होने के कारण करंट भी ज्यादा होगा। जैसे अभी पानी टंकी वाला देखा, वोल्टेज ज्यादा था तो पानी भी ज्यादा फ्लो होगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि कम पानी आए तो क्या करेंगे, टूटी को, आपका जो नल होगा उसको अमेठेंगे ताकि पानी का फ्लो कम हो जाए, है कि नहीं। तो आप रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस है ना, आपको लगता होगा कि क्यों लगाते हैं, तो इसीलिए लगाते हैं ताकि हमको कभी कभी कम पानी चाहिए होता है। जैसे बर्तन धो रहे हैं कभी तो बहुत तेजी से पानी गिरने लग जाता है, आप क्या करते हैं, हल्का कम कर देते हैं कि नहीं। तो कम चाहिए आपको, तो रेजिस्टेंस आपने बढ़ा दिया और अब पानी कम आने लगेगा। तो कभी कभी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में बहुत बार रेजिस्टेंस का उपयोग किया जाता है लिमिट करने के लिए, किसको, करंट को। समझ रहे हैं आप, क्योंकि करंट हमने समझा, करंट क्या है, फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसको अगर लिमिट करना है तो हमको क्या बढ़ाना पड़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। या तो पाइप पतला कर दीजिए, या तो यहां पर ये ढक्कन अमेट के ये बंद करके आप यहां पर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस बढ़ाना ही हो गया एक तरह से, और इसके कारण करंट कम हो जाएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस बहुत उपयोगी भी है और बहुत डिसएडवांटेज भी है इसका, ठीक है। डिसएडवांटेज यही है कि हम जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं वो आपके घर तक पहुंचता है किसी वायर के थ्रू, और हर वायर का अपना अपना रेजिस्टेंस होता है, जिसके कारण जितना जनरेट हो रहा है उतना हमारे तक पहुंचता नहीं। तो वहां पर ये डिसएडवांटेज है।
ठीक है। लेकिन कहीं कहीं इसका जरूरत भी पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सब जगह से रेजिस्टेंस को हटा दिया जाए, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है, और हम कभी हटाना भी नहीं चाहते और कभी कभी चाहते हैं कि हट भी जाए ताकि हमारा ट्रांसमिशन लॉस बचे, ठीक है। तो दोनों चीज है, रेजिस्टेंस का एडवांटेज है, डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट भी समझ लेते हैं, आपको पता ही होगा, ये सब चीज तो आप पढ़ते ही आ रहे होंगे। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? ओम है, और इसका सिंबल ऐसे शो किया जाता है, इसको ओमेगा बोलते हैं, और इसी से शो किया जाता है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस को दिखाया कैसे जाता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में? इस जिगजैग लाइन से दिखाया जाता है, ठीक है। ऐसे करके जिगजैग लाइन से आपको रेजिस्टेंस दिखाया जाता है। और जैसा कि अभी आपको बताया मैंने कि अगर पतला पाइप है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है, अगर पाइप मोटा है तो रेजिस्टेंस कम है, ठीक है। ये चीज तो हमको समझ में आ गया। अब रेजिस्टेंस किस किस चीज पे, किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट लिखने के लिए पूछता है। तो आपको ये फॉर्मूला अगर याद है तो आप सब कुछ लिख सकते हैं। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाई ए। इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन है सबसे पहले लेंथ के, ठीक। याद रखिएगा कि अगर लेंथ बढ़ रहा है, ठीक है, एक मान लीजिए लंबी सी सड़क है, ठीक है, आपको बहुत दूर रास्ता तय करना है, तो इसका मतलब क्या है? आपके लिए रुकावट ही तो है एक तरह से। लंबा रास्ता होगा तो ज्यादा देर लगेगा आपको पहुंचने में, तो आपके लिए रुकावट था। अगर छोटा रास्ता होता तो तुरंत नहीं पहुंच जाते, है कि नहीं? तो इसका मतलब आपके लिए रास्ता ये जो है लंबा हुआ तो रेजिस्टेंस भी, रुकावट भी ज्यादा हुआ, तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गया, क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है, तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गए, ठीक है। यहीं पे जो एरिया की बात की मैंने, एरिया की बात, अगर रोड चौड़ा हुआ, ठीक है, रोड चौड़ा हुआ तो ज्यादा बढ़िया है कि रोड पतला हुआ तो ज्यादा बढ़िया है? ट्रैफिक हो जाएगा ना, रोड पतला होगा तो ट्रैफिक होगा, पतला होने से और आपको जाने में दिक्कत, ठीक है। तो लेकिन रोड चौड़ा होगा तो क्या होगा? रेजिस्टेंस कम हो जाएगा कि नहीं? तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शन है किसके? एरिया के। यही जो एरिया है इसी को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं। अगर ये ज्यादा चौड़ा रोड है तो रेजिस्टेंस क्या हो गया? लेस हो गया। और यहाँ पे पतला था तो ज्यादा हो गया, ठीक है। तो इसलिए ये उल्टा है, रेजिस्टेंस बढ़ता है अगर एरिया घट जाता है तो ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शन हो गया। और एक और चीज होता है जिसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है रेजिस्टेंस। इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, रो से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका सिंबल ऐसे होता है। तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। रेजिस्टिविटी को हम आगे समझेंगे, रेजिस्टिविटी है क्या, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए, बस अभी तक के लिए इतना समझ लीजिए कि ये दोनों तो आपको समझ में आ गया। रेजिस्टिविटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, रेजिस्टिविटी बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। ये दोनों चीज समझेंगे। रेजिस्टिविटी को आप थोड़ी देर में अच्छे से समझेंगे। उससे पहले ये न्यूमेरिकल को अब देखते हैं क्या क्या रहा है। यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता चल गया, इसी से ये फॉर्मूला बना, ये तीनों लाइन से ये फॉर्मूला बना, R इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। ये A डिवाइड में इसलिए क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है और बाकी दोनों डायरेक्टली है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा तब ये न्यूमेरिकल आप बना पाइएगा। अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A, ठीक है। एक कंडक्टर है जिसका लेंथ है L, या कंडक्टर बना ही लेते हैं। कंडक्टर आप नोटिस करते होंगे जब भी वायर देखते होंगे तो एक सर्कुलर होता है कि नहीं? मोस्ट केसेस में आपको जितने भी कंडक्टर देखने को यूजुअली डे टू डे लाइफ में मिलते हैं वो सर्कुलर ही रहते हैं, तो इसलिए सर्कुलर ही बनाए ताकि समझ में भी आए, ठीक है। तो इसका लेंथ कितना है? L है, ठीक। अब इसका जो एरिया है वो क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो A है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब अगर आपको नहीं समझ आता तो नॉर्मल अपना पेन देखिए, पेन को अगर आप कट कर दे बीच से, ठीक है, तो आपको आगे से एक सर्कुलर जो एरिया दिखाई देगा ना, उसी एरिया को क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं, ठीक है। एक पाइप की तरह समझिए, पाइप अगर चौड़ा है तो उसका एरिया जो सामने वाला जो पाई आर स्क्वायर जो एरिया लगाइएगा सर्कल का, ठीक है, तो वही हो जाता है इसका यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। ये जो है ये A है, ठीक। और इसका रेजिस्टेंस जो है वो R है, मतलब इस पूरे कंडक्टर का यहां से लेके यहां तक का रेजिस्टेंस जो है वो R है, ठीक। अब बोला कि अनदर कंडक्टर ऑफ
हाफ द लेंथ, यानी एक और कंडक्टर है उसका क्या है, लेंथ इसका हाफ है। तो यहां पे भी ड्रॉ कर लेते हैं एक लगभग उससे छोटा, यानी आधा। L/2 लेंथ हो गया इसका, है कि नहीं। चलिए यहां तक समझ में आ गया, लेंथ इसका हाफ है। हैविंग द सेम रेजिस्टेंस व्हाट विल बी द क्रॉस सेक्शन एरिया। वाह, इसका भी जो रेजिस्टेंस बोल रहा है ना, वो भी बोल रहा है कि सेम ही है, यानी इसका R है तो इसका भी R ही है। ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ तो हुआ होगा किसमें, क्रॉस सेक्शन एरिया में, क्योंकि लेंथ तो बता दिया आधा लिया, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया को कुछ हुआ होगा, तभी तो ये पॉसिबल है कि यहां पे ये हो गया, तो इसका भी R हो गया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेंथ पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, तो लेंथ घटा है तो रेजिस्टेंस भी तो घटना चाहिए था, लेकिन रेजिस्टेंस घटा नहीं, उतना ही रह गया। यानी जो हमारा रेजिस्टेंस घटना चाहिए था वो नहीं घटा। क्यों नहीं घटा, क्योंकि हमारा शायद जो एरिया है वो क्या हुआ होगा, वो भी घट गया होगा, ठीक है। अगर इसको आप टेक्निकली समझिएगा तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन आप समझते हैं इसको बनाया कैसे जाए, ताकि आप एग्जाम में इसको एक अच्छे ढंग से दिखा सके रिप्रेजेंट करते हुए कि कैसे किया गया, ठीक है। तो पहले हम, ये केस 1 है, ये केस 2 है, ठीक है। ये केस 1 ले लेते हैं, केस 1, एंड ये केस 2, ठीक है। ये हमारा केस 1 है और ये केस 2 है, तो इसमें देखते हैं पहले में क्या हुआ। यहां का रेजिस्टेंस भी R है, यहां का रेजिस्टेंस भी R है। अभी जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था वो क्या था, ρL/A था कि नहीं, ρL/A, ठीक। इसका भी रेजिस्टेंस सेम है, इसका भी रेजिस्टेंस सेम है, तो इसके लिए भी तो ρL/A होगा। लेकिन जो L है वो क्या हो गया है, L/2 हो गया है, तो ρL/2 लिखना पड़ेगा आपको, एंड डिवाइडेड बाई A। और A भी आपको पता है कि घटा होगा, अभी आपको पता नहीं है, एज्यूम करिए पता नहीं है, तो एक कुछ तो होगा जो कि ये A नहीं होगा, इसलिए मैं ये छोटा a से रिप्रेजेंट करता हूं, क्योंकि ये A और ये A सेम नहीं है, ठीक है। अब हमको पता करना है ये छोटा a का वैल्यू क्या रहा होगा इस A के रिस्पेक्ट में, ठीक है। यहां पर देखिए एक और लाइन कहा गया है कि जो रेजिस्टेंस है ये मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। अब ये समझिएगा रेजिस्टिविटी को थोड़ा सा, रेजिस्टिविटी जो है वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है। कौन सा मटेरियल किस पे है बना हुआ, उसी पे डिपेंड करता है आपका रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी अभी आपको मैंने बताया कि रो से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो यानी सेम मटेरियल है, तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी तो चेंज नहीं हुआ है कि नहीं, रेजिस्टिविटी तो चेंज नहीं है, यानी ये जो रो है ये जो रो है बराबर है, ठीक है। तो इसीलिए ये रो से कैंसिल हो गया। अगर ये दोनों हम इक्वल ले लेते हैं तो हम इक्वल टू के इधर अगर लिख के चलेंगे तो इसका मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये L और ये L भी तो एक ही है, तो ये दोनों भी कैंसिल हो गया। अब देखिए यहां क्या बच गया, यहां बच गया 1/A, ओके। और यहां क्या बच गया, इस साइड बचा 1/2 डिवाइडेड बाई A, है कि नहीं। अब देखिए यहां पर जो 2 है उसको आप इधर ले आइए, या फिर ऐसे लिख सकते हैं इसको 1/2 इंटू 1/A लिख सकते हैं। डिवाइड को इंटू बनाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इनवर्स में लिख देते हैं, तो ये हो गया आपका 1/A, ठीक। अब देखिए यहां पर जो A है इसको इस साइड ले आइए और इस वाले A को इस साइड ले आइए, तो ये क्या बन जाएगा, A इक्वल टू आपका आ जाएगा, A ऊपर चला जाएगा तो A/2 हो जाएगा। यानी जो आपका छोटा वाला A है ना वो आधा है ऊपर वाले A के, यानी ये जितना है उसका ये अगर देखा जाए तो ये आधा होगा। तो इसीलिए हमारा जो एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल बी हाफ, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखा कितना अच्छे से, ये क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस एग्जाम में पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, यहाँ पे A/2 या A/4 या 2A करके ऑप्शन हो और आपको टिक लगाना हो, तो वहां पर आप डायरेक्टली इस चीज को समझिएगा तो डायरेक्टली बना सकते हैं बिना इसके,
लेकिन डिस्क्रिप्टिव में पूछा तो आपको दिखाना पड़ेगा केस 1 लेके केस 2 लेके, और दोनों इक्वल रेजिस्टेंस है इसलिए इक्वल फॉर्मूलाज भी होंगे, जहां पे L का जगह L/2 हो गया, A की जगह छोटा a लिया और छोटा a का वैल्यू निकाल लिया कि A/2 है, तो रिस्पेक्ट में हम निकाल लिए तो हमको पता चल गया। ठीक है, इन सब का PDF भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, आप चाहे तो ले सकते हैं। G+ क्लासेस लिखिए, सर्च करिए टेलीग्राम पे, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी जाइए, वहां से डायरेक्ट कनेक्ट करके आप सारा का सारा PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब हमको सब कुछ समझ में आ गया है, तो अब आते हैं हमारा मेन टॉपिक ओम्स लॉ पे। यहीं से शुरू होता है आपका। अभी तक तो छोटा छोटा फॉर्मूला था, बट यहां से आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये आपका ओम्स लॉ हो गया। ओम्स लॉ को थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट समझ लेते हैं कि है क्या रेजिस्टेंस, वोल्टेज एंड करंट। इसी तीनों के रिलेशन को ही ओम्स लॉ ने बताया था। इसी को, जैसे मैंने आपको पानी टंकी वाला अभी आपको रेजिस्टेंस को समझाया, यहां पर भी वैसा ही है, थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में है। यहां पर जैसे कि मैंने बताया कि पानी टंकी आपका हाइट पे रहता है। ठीक है, किसी हाइट पे जितना रहेगा उतना आपका क्या हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगा, है कि नहीं, उतना वोल्टेज हो गया। और जब आप यहाँ पे जो R है, ये एक तरह से रेजिस्टेंस की तरह समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने टैप लगाया, इसको अगर आप पूरा खोल देंगे तो यहां से क्या होना शुरू हो जाएगा, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यानी वाटर फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और ये वाटर फ्लो होते 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 यहां पर दिखाया गया है, थोड़ा सा जूम करके, वो सब जगह रहा है ये। ठीक है, तो ये जो है हमारा चाचा जो रस्सी लेके बैठा हुआ है, यही हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये जो करंट है जाना चाह रहा है, फ्लो ऑफ करंट, क्या फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, करंट होता है, तो ये जाना चाह रहा है, लेकिन कौन नहीं जाने दे रहा है, रेजिस्टेंस नहीं जाने दे रहा है। तो रेजिस्टेंस रुकावट पैदा करता है, पर ताकत कौन लगा रहा होता है, वोल्टेज लगाता है, क्योंकि वर्क डन क्या कर रहे होते हैं, ये जो मोटू भैया हैं यही क्या कर रहे होते हैं, वर्क डन लगा रहे होते हैं, ये ताकत लगा रहे होते हैं, इसको लात मार के इसको भेज रहा है। ठीक है, यहां पर देखिए, तो यही करंट है, और करंट को कौन भेजता है, वोल्टेज भेजता है, और कौन रोकता है, रेजिस्टेंस रोकता है। बस यही अगर समझना है, यही समझ गए तो आपको डेफिनेशन भी समझ में आ जाएगा। देखिए यहां पर अगर ये मोटू भैया ताकतवर हो गए, ठीक है, यानी वोल्टेज ज्यादा हो गया, तो इसका औकात है उतना रोक लेगा ये, है कि नहीं। अगर ये ताकतवर है तो ये कमजोर पड़ जाएगा, और इसको आसानी होगी जाने में, है कि नहीं। ठीक है, अगर ये ताकतवर हो गया, ये चच्चा जान यहां पर अगर ताकतवर हो गए, तब क्या होगा, इससे अगर ज्यादा ताकतवर रेजिस्टेंस हो गया, तब क्या हो जाएगा, इसको दिक्कत हो जाएगी, है कि नहीं। तो यही चीज समझना है, रेजिस्टेंस बढ़ा तो करंट घट जाएगा, और वोल्टेज बढ़ा तो करंट बढ़ जाएगा, सिंपल। यही चीज तो स्टेट किया हुआ है ओम्स लॉ के स्टेटमेंट में। देखिए, इट स्टेट दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द वोल्टेज, यानी वोल्टेज जितना होगा उतना ही करंट होगा। तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द वोल्टेज, ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द रेजिस्टेंस, और I जो है इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा किसके, रेजिस्टेंस के, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ा तो करंट घट जाएगा कि नहीं, रेजिस्टेंस बढ़ा तो इसको दिक्कत होगा तो इसको घट जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इनवर्सली प्रोपोर्शन। ठीक है, इसी से हमारा I इक्वल टू आप लिख सकते हैं V/R। तो यही फॉर्मूला दे दिया हमको किसके मदद से, ओम्स लॉ की मदद से। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो आप ये फॉर्मूला और ये स्टेटमेंट कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, यहां पर सीधा सीधी लिखिए, वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शन रहता है करंट, एंड रेजिस्टेंस के इनवर्सली। और एक और चीज है कि प्रोवाइडेड, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत बार बच्चे भूल जाते हैं, प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछा गया एमसीक्यू में भी कि ओम्स लॉ के लिए कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट है, किसके कांस्टेंट होने का ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वोल्टेज, करंट, और लास्ट में टेम्परेचर लिखा। तो टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट रहना चाहिए। इसका मतलब अगर आप ये कभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस समय आपको रेजिस्टेंस या वोल्टेज कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो आप सर्दी के मौसम में कर रहे हैं और कोई गर्मी के मौसम में कर रहा है, तो दोनों का रिजल्ट जो है अलग अलग आ जाएगा। क्यों, क्योंकि रेजिस्टिविटी चेंज हो जाता है। ठीक है, रेजिस्टिविटी पे आप हम जब आएंगे तब आपको इस चीज का अच्छे से मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, रेजिस्टिविटी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसीलिए वहां पे भी आया, यहाँ पे भी आया। अब जब समझेंगे उसको तब आपको सारा चीज पीछे का भी समझ में आ जाएगा,
और यहाँ जो टेम्परेचर है ये भी समझ में आ जाएगा कि क्यों कांस्टेंट रहना चाहिए, क्योंकि रजिस्टिविटी चेंज हो जाता है तो उसके वजह से रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम रजिस्टिविटी को छेड़ नहीं सकते, इसलिए टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है वो कांस्टेंट होना चाहिए, तभी ये जो ओम्स लॉ है तभी वैलिड होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया आपको। तो यहां पर ओम्स लॉ ने कैसे इसको प्रूव किया, वो तो मैंने आपको, जो पाइप में धक्का मार रहा है वो तो एक कॉन्सेप्ट है कि कैसे आपको समझने के लिए, लेकिन ओम्स लॉ तो साइंटिस्ट थे, उन्होंने कैसे ओम्स लॉ दिया, तो उसके लिए कुछ तो एक्सपेरिमेंट किया होगा उन्होंने। तो सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने बैटरी लिया था। बैटरी क्या है, बहुत सारे सेल हैं। ठीक है, बहुत सारे सेल लिए और एक एमीटर लगाया। एमीटर क्या करता है, वोल्टेज नापता है, करंट नापता है। ठीक है, करंट नापता है हमारा एमीटर, वो सीरीज में लगा दिया। ठीक, अब एक रेजिस्टेंस लगाया जिसके थ्रू करंट पास होना था, और उसी के साथ यहां पर पैरेलल में क्या लगाया, वोल्ट मीटर लगाया जो कि वोल्टेज नापेगा। ठीक है, तब उन्होंने एक टेबुलर कॉलम बनाया जहां पे वोल्टेज का रीडिंग, करंट का रीडिंग और इन दोनों का रेशियो बाद में कैलकुलेट किया। तो कुछ उन्होंने ऑब्जर्व किया जिसकी मदद से वो ये स्टेटमेंट दे पाए। तो क्या किया उन्होंने, देखिए पहले क्या किया उन्होंने, एक बैटरी लगाया। ये जो बैटरी है कुछ सेल से बना है, तो एक सेल लगाया, कुछ वोल्टेज होगा, थोड़ा कम वोल्टेज होगा, तो एक सेल लगाया उन्होंने। ठीक है, एक सेल लगाया, कुछ यहां पर करंट फ्लो होना शुरू हो गया क्योंकि एक सेल से वोल्टेज कुछ मिला और उस वोल्टेज से करंट फ्लो होना शुरू हो गया इस रेजिस्टेंस में। ठीक है, उस समय उन्होंने ये वोल्ट मीटर पे रीडिंग जो था वो नापा, तो वो लगभग आया मान लीजिए 1 वोल्ट के। ठीक है, अब जब 1 वोल्ट आ रहा था ना यहाँ पे, उसी समय जो करंट था वो भी नापा उन्होंने, वो नापा मान लीजिए 0.5 एम्पियर का। ठीक है, इतना वोल्टेज और इतना करंट आया, उन्होंने लिख लिया सिंपली। फिर क्या किया, दूसरा लिया और फिर देखा वोल्टेज कितना है, यहां पर वोल्टेज देखा 2 वोल्ट और करंट आ रहा था 1 एम्पियर का। ठीक है, ऐसे करते गए, फिर 3 बैटरी लगा दी, यहाँ पे 3 सेल का बैटरी लगा दिया, पहले 1 लगाया, फिर 2 लगाया, फिर 3 लगाया, तो वोल्टेज बढ़ता चला गया, इसलिए करंट भी बढ़ता चला गया। और फिर यहाँ पे वोल्टेज कितना दिखाया हमको, 3 वोल्ट दिखाया, और करंट हमको दिखाने लगा 1.5 एम्पियर का। ठीक है, तब उन्होंने इसको कैलकुलेट किया कि V बाई I का रेशियो क्या होगा, तो 1 डिवाइड बाई यहाँ पे 0.5 किया तो क्या आ गया, 2 आ गया। फिर 2 डिवाइड बाई 1 किया तो भी 2 आ गया। 3 डिवाइड बाई 1.5 किया तो भी 2 आ गया। तब उनको पता चला कि V बाई I का जो रेशियो है ना, ये क्या हो रहा है, हमेशा कांस्टेंट हो रहा है। ठीक है, और इसी कांस्टेंट को उन्होंने कहा रेजिस्टेंस। तो आपको समझ में आ गया रेजिस्टेंस क्या है, कैसे उन्होंने बताया। रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, अगर हमारा वोल्टेज बढ़ाते भी गए तो उसके हिसाब से करंट भी बढ़ता चला जाता है। तो यही ओम्स लॉ का मेन था, और उसी से उन्होंने ये फॉर्मूला हमको दिया। ठीक है, और इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है, तो आप क्या करिएगा, ये ट्राइंगल अगर आप बनाना सीख गए तो आप आराम से, छोटा सा ट्राइंगल है ये, वी ट्राइंगल के नाम से याद रखिए। वी ऊपर लिखना है, आई फिर आर। तो आपसे किसी भी चीज का पूछे फॉर्मूला, वोल्टेज का, करंट का, रेजिस्टेंस का, तो आपको क्या करना है, सिंपली वोल्टेज का पूछे तो वोल्टेज पे हाथ रख देना है। तो क्या दिख रहा है आपको, आई और आर दिख रहा है, तो ये सामने सामने है तो इसलिए आई इंटू आर हो जाएगा। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू आर हो जाएगा। ठीक, अब कोई I का फॉर्मूला पूछे, करंट पूछे, तब देखिए V ऊपर है, R नीचे, तो V बाई आर हो गया, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर हो जाएगा। और अगर कोई रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पूछे तो रेजिस्टेंस पे हाथ रख दीजिए, तब देखिए क्या बन गया, V बाई आई बन गया, तो R इक्वल टू V बाई आई। तो कोई भी फॉर्मूला पूछे, आपको ये ट्राइंगल बना लिए तो आप यहां से, नहीं तो अगर आपको याद है तो आप ये भी लिख सकते हैं, और अगर नहीं याद है तो इस ट्राइंगल की मदद से आप तीनों फॉर्मूला लिख सकते हैं। ये तीनों फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओम्स लॉ का ये तीनों फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तभी हम न्यूमेरिकल भी बना पाएंगे। तो देखते हैं ये न्यूमेरिकल आप बना पाते हैं कि नहीं। व्हाट विल बी द करंट इफ द रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस अ 15 वोल्ट सप्लाई।
तो गिवन डेटा है उसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है 10 ओम, ठीक है। अब उसके बाद वोल्टेज भी दे दिया है, वोल्टेज कितना दे दिया है 15 वोल्ट का। अब निकालने क्या बोला, करंट। तो आई का फॉर्मूला अभी बनाया है मैंने, आई इक्वल टू वी बाई आर। हाँ, तो वी बाई आर कीजिए, यानी वोल्टेज कितना है 15 है, डिवाइड बाई आर 10 कर दीजिए। तो ये क्या हो गया 3/2 हो गया, जो कि 1.5। 1.5 सिर्फ लिखेंगे नहीं, ये क्या है आपने करंट निकाला है ना, तो करंट का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट एम्पियर। तो 1.5 एम्पियर ऑफ करंट है जो यहां से फ्लो हो रहा होगा। समझे आप कि 1.5 एम्पियर करंट, इसका मतलब यहां से फ्लो हो रहा होगा जब 15 वोल्ट का बैटरी हो और 10 ओम का रेजिस्टेंस हो। तो ऐसा तो सिंपल न्यूमेरिकल आप कर ही सकते हैं। और ओम्स लॉ पे आप और डिटेल में न्यूमेरिकल देखना चाहते हैं तो मैंने सारे टॉपिक पे करा रखा है, यहाँ पे आप आई बटन पे क्लिक करके वो भी देख सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से भी लिंक देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट पे डायरेक्टली जाइए और वहां पर आपको एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल करा के मैंने सारे टॉपिक पे न्यूमेरिकल बहुत सारे क्वेश्चन लेवल 1 से लेते हुए एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन करा रखे हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ओम्स लॉ पे अगर आपको देखना है तो आप वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। अब चलते हैं रजिस्टिविटी, जिसका हमको अभी तक इंतजार था कि रजिस्टिविटी है क्या। तो रजिस्टिविटी समझने के लिए आप सिंपली समझ सकते हैं, कोई भी मटेरियल लीजिए, ठीक है, कोई भी मटेरियल लीजिए और उसको इस शेप में काट लीजिए। ठीक है, जहां पर उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है, ये क्या है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना होना चाहिए, 1 यूनिट का होना चाहिए। 1 यूनिट बोले तो 1 मीटर स्क्वायर का कितना होना चाहिए, 1 मीटर स्क्वायर का एरिया होना चाहिए। ठीक है, और लेंथ कितना होना चाहिए आपका, उसका लंबाई कितना होना चाहिए, वो भी 1 यूनिट यानी 1 मीटर का होना चाहिए। तब जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा होगा ना ये पर्टिकुलर मटेरियल, वही उसका रेजिस्टिविटी हो जाएगा। थोड़ा सा अगर पल्ले नहीं पड़ा तो आप समझिए कि आप एक गोल्ड ले लीजिए, गोल्ड तो थोड़ा महंगा पड़ जाएगा, मान लीजिए एक लोहा ले लीजिए। ठीक है, उस लोहे को आप क्या करिए 1 मीटर स्क्वायर के टुकड़े में काट लीजिए और उसका लंबाई कितना रखिए, 1 मीटर रखिए। उसके बाद इन दोनों पॉइंट पे रख के रेजिस्टेंस नाप लीजिए। रेजिस्टेंस नापने के लिए ओम मीटर होता है, उससे भी नाप सकते हैं। तब जो रेजिस्टेंस इसका होगा ना वही होता है उसका रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी समझ गए आप। रेजिस्टिविटी इज, अगर डिफिनेशन कोई पूछे तो रेजिस्टिविटी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ 1 मीटर स्क्वायर एरिया एंड 1 मीटर लेंथ कंडक्टर कॉल्ड रेजिस्टिविटी। और इसका ऐसा यूनिट बहुत बार पूछा हुआ है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप कभी नहीं भूलेंगे। क्या होता है ये, ओम इंटू मीटर, ना कि डिवाइड। बहुत बार डिवाइड लिख के आ जाते हैं बच्चे, तो यहां पर ओम इंटू मीटर होता है। अगर नहीं याद रहता है तो ये फॉर्मूला तो अभी हमने देखा रेजिस्टेंस में, ये फॉर्मूला तो अभी भूले नहीं होंगे आप, अभी देखा हमने R इक्वल टू रो एल बाई ए होता है कि नहीं, यहीं से आप निकाल सकते हैं। देखिए यहीं से आप रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला नहीं लिख सकते हैं, तो रेजिस्टिविटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर रहने देता हूं, एरिया इधर डिवाइड में इधर ले जाते हैं, R इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, फिर डिवाइड में यहाँ पे जो L है ये इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो रेजिस्टिविटी क्या निकल गया, रो रेजिस्टेंस इंटू एरिया डिवाइड बाय लेंथ आ गया। अब इसी को पुट कीजिए। ठीक है, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, पढ़ा हमने ओम। एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, एरिया मीटर स्क्वायर में निकलता है। और लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो ये मीटर इंटू मीटर है तभी तो मीटर स्क्वायर है, तो एक कैंसिल हो गया। ठीक है, एक कैंसिल हुआ तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ओम इंटू मीटर हो गया कि नहीं। तो रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट डिराइव हो गया। डेरिवेशन भी पूछा हुआ है तब भी आपको यही करना है, सिंपल सा डेरिवेशन, नॉर्मल सा फॉर्मूला याद है आपको, ये कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछा जाता है वो है किस चीज पे रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। रेजिस्टेंस की बात जब कर रहे थे तब वो किस पे डिपेंड कर रहा था, लेंथ पे कर रहा था, क्रॉस सेक्शन एरिया पे कर रहा था और रेजिस्टिविटी पे कर रहा था। पर रेजिस्टिविटी पूछे
तब आप ये सब नहीं लिखिएगा, ठीक है। तब आपका इंपॉर्टेंट चीज होता है वो मटेरियल पे, किस मटेरियल का बना हुआ है उस पे डिपेंड करता है, ठीक है, और टेम्परेचर पे। यही इसीलिए ओम्स लॉ में जब हमने पढ़ा था टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, इसी वजह से पढ़ा था कि टेम्परेचर अगर ऊपर नीचे हुआ ना तो क्या चेंज होगा, रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगा, और रेजिस्टिविटी चेंज होगा तो रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है रेजिस्टेंस के, तो रेजिस्टेंस भी हमारा चेंज हो जाएगा, तो इसलिए वैल्यू गलत आ जाएंगे। तो इसीलिए हमको ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए इसको, मटेरियल पे एंड टेम्परेचर पे। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी डिपेंड ऑन ओनली मटेरियल एंड टेम्परेचर। इसका मतलब अगर ये गोल्ड का होता तो इसका रेजिस्टिविटी कुछ कम होता, फिर अगर ये कॉपर का होता तो थोड़ा ज्यादा होता, फिर और आयरन का होता तो उसका भी अलग होता। तो इसका मतलब वो मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अगर इसका साइज बढ़ा दूं मैं, ठीक है, तो मुझको जब रेजिस्टिविटी नापने के लिए कहेगा तो मैं तो फिर तो 1 ही मीटर का काटना पड़ेगा ना मुझे, है कि नहीं। और अगर इसका मैं पतला कर दूं तो फिर जब मुझे रेजिस्टिविटी नापने के लिए कहेगा तो मुझे तो फिर इसको 1 मीटर स्क्वायर में ही लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये दोनों चीज तो आपको कांस्टेंट रखना है, तो ये तो फैक्टर हो ही नहीं सकता रेजिस्टिविटी का। तो बहुत बार क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ देता है कि ऑन व्हाट फैक्टर रेजिस्टिविटी डिपेंड, ठीक है, तो लिख देता है लेंथ, एरिया, टेम्परेचर। तो आप क्या लिखेंगे, लेंथ पे नहीं, इस पे भी नहीं, इस पे टेम्परेचर पे या फिर मटेरियल पे, ठीक है। तो ऐसा करके क्वेश्चन पूछे या फिर पूछ दे कभी कभी, तो आप यहाँ पर ये चीज समझ गए तो आराम से मेंशन कर देंगे, ठीक है। रेजिस्टिविटी पे न्यूमेरिकल जो होते हैं वो थोड़े से कंफ्यूजन होते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी पे बहुत ही अच्छे से मैंने न्यूमेरिकल बता रखा है आपको। इसका भी अगर आपको बटन देखना है तो आई बटन पे क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में भी जाके सारा का सारा न्यूमेरिकल आप देखिए, जरूर देखिए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पर सारा डाउट आपका न्यूमेरिकल, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल, क्योंकि प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो आप डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल जब करेंगे ना, तो यहाँ पर तो मैं सारे टॉपिक लेके चल रहा हूं, तो मैं सारे के सारे न्यूमेरिकल उतने डिसाइड सॉल्व नहीं करा सकता। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, लेकिन ईच टॉपिक वाइज आप देखेंगे तो वहां पर आपको सारा मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां पर आप जाके जरूर देखिए। यहाँ पे देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है कि हमारा एक वायर है जिसका लेंथ है क्या, 2 मीटर। लिख लेते हैं 2 मीटर हमारा लेंथ है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दिया हुआ है, यानी ए का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो ऐसा यूनिट में है, कोई दिक्कत नहीं है। लेंथ का भी ऐसा यूनिट में, इसका भी ऐसा यूनिट, कभी नहीं दिया वो ऐसा यूनिट में, किलोमीटर में दे दे ये, तो आपको चेंज करना पड़ेगा मीटर में, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज का ध्यान रखना है। और उसके बाद हमको क्या बोला है, रेजिस्टेंस भी दे दिया है, रेजिस्टेंस दे दिया है 4 ओम का। अब कैलकुलेट करने के लिए क्या बोल रहा है, रेजिस्टिविटी निकालने, यानी रो निकालने बोल रहा है। तो रो का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, रो एल बाई ए था ना। तो अब हमको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, तो रेजिस्टिविटी का निकालने के लिए क्या बताया था मैंने, आर उधर, ए उधर गया, एल नीचे आ गया, ठीक है। तो यही फॉर्मूला लगाना है तो हमारा रेजिस्टिविटी निकल जाएगा। ये फॉर्मूला लगाइए और यहां पर लिखिए क्या आ गया हमारा, रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम है, ठीक, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, समझ जाइए। एरिया क्या है 1.7 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, हमारा लेंथ क्या है 2। देखिए 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया, और ये 17.2 यानी 3.4 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻6। ये क्या आ गया आपका रेजिस्टिविटी। क्या दिक्कत है, क्या भूल रहे हैं, हाँ यूनिट भूल रहे हैं। यूनिट यहाँ पर ओम मीटर होता है, ये मेंशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी आंसर में यूनिट जरूर लिखें, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, यहाँ पर हमारे रेजिस्टिविटी निकालना था, रेजिस्टिविटी निकाल लिया, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो अब देख लेते हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इसके ऊपर भी जस्ट रिसेंटली मैंने वीडियो बना रखा है जहां पर अच्छे अच्छे सवाल मैंने आपको अच्छे से समझाए हैं। बराती वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको देखा होगा आपने वीडियो, तब आपको अच्छे से मालूम होगा कि कॉम्बिनेशन या तो सीरीज में होता है या तो पैरेलल में होता है, या फिर इन दोनों को कंबाइन करके मिला जुला के रेजिस्टेंस निकल देता है। उसके बाद हमको कैलकुलेट करना पड़ता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उसी को कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसके ऊपर आप यहां पर देखिए, इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर पा रहे होंगे अगर आपने वो वीडियो देखा है। तो नहीं देखा है तो अगेन आई एम रिकमेंडिंग यू कि उसको जरूर देखें। तो इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं तो अभी हम समझाएंगे उसको, ठीक है। लेकिन आपको प्रैक्टिस इन सब चीजों में बहुत करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है। कुछ फॉर्मूला जो थे हमारे कि जब रेजिस्टेंस सीरीज में होता है तब तो क्या करते हैं हम R1 प्लस R2 प्लस R3 जितना भी है सबको ऐड कर देते हैं, सिंपल फॉर्मूला है। और अगर हमारा पैरेलल में होता है तब क्या करते हैं 1 डिवाइडेड बाई RP लिखते हैं और फिर 1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई R2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एंड सो ऑन, मतलब जितने भी है सबको फिर हम इस फॉर्मेट में लिख के पैरेलल वाला रेजिस्टेंस सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये चीज तो हो गया आपका फॉर्मूला। अब यहां पर जब देखने की बात की तो मैंने आपको बराती वाला कॉन्सेप्ट समझाया था, वहां पे आपको हमेशा समझना है कि जब भी रेजिस्टेंस पूछे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक, तो आपको रास्ता ढूंढने लग जाना है कि कैसे कैसे वहां तक जा सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया था बरातियों को जाना है ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक, ठीक है। यहां तक जाने के लिए उनको कौन कौन सा रास्ता ले सकते हैं, या तो ये ऐसे करके ऐसे जा सकते हैं या फिर ऐसे करके ऐसे जा सकते हैं, ठीक। तो शुरू से देखिए यहां पर जब यहां से जा रहे होंगे, मान लीजिए 100 लोग हैं और यहां तक 100 लोग जा रहे होंगे, ठीक। यहां पे जब आए होंगे तो मान लीजिए आधे लोगों ने यानी 50 लोग इधर आ गए और 50 लोग इधर आ गए, ठीक। समझते जाइएगा। अब ये जो 50 लोग हैं ये 8 ओम के रेजिस्टेंस को पार करेंगे, ये जिगजैग जिगजैग पार करेंगे, ठीक। और फिर उसके बाद ये वाला भी पार करना ही पड़ेगा इन 50 को, ये इसको भी पार करना पड़ेगा, इसको भी पार करना है, फिर यहां पर पहुंचेंगे और फिर तब तक इनका दोस्त यहां से जो 50 जो यहां से आ रहे हैं, ये लोग जो 50 लोग हैं ये 9 वाला पार करेंगे और फिर 3 वाला पार करेंगे और फिर आके यहां पर इन 50 के साथ वापस यहां पे 100 हो जाएंगे, है कि नहीं। यहां से 50 आएंगे, यहां से 50 आएंगे, वापस यहां पे 100 हो जाएंगे और फिर ये 100 सारे के सारे इसको भी पार करेंगे, ठीक है। यहीं पे आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि जब आपके पास ऑप्शन था, ठीक है, ऑप्शन मिला तो इसका मतलब पैरेलल, और अगर ऑप्शन नहीं मिला जैसे कि यहां पर हुआ, यहां पर क्या हुआ, ये जो सारे के सारे लोग थे इसको पार किए ही नहीं, तो ऑप्शन नहीं मिला यानी कंपलसरी था, तो इसलिए ये सीरीज में हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, सीरीज में क्या हुआ, जिसको कंपलसरी था वो सीरीज में हो गया, तो इसका मतलब ये सीरीज में है, ठीक। अब देखिए यहां पर जो 50 लोग थे, यहां तो ऑप्शन मिला, ठीक है, लेकिन यहां जो 50 लोग जब आ गए इधर इस साइड पकड़ लिए रास्ता कि हाँ इधर ही जाना है, तो यहां से जाने वक्त और यहां से जाने वक्त उनको ऑप्शन मिला था क्या, इन दोनों में ऑप्शन मिला था। 50 जो यहां से गए यहां पे भी जाना पड़ा, इसका मतलब ये दोनों भी क्या है, सीरीज में है। इसको मैं अलग कलर से दिखा देता हूं, ये दोनों भी क्या है, सीरीज में है, ठीक है। वैसा ही केस यहां पर भी बना होगा, जब ये दोनों एक दूसरे को यहां से गए होंगे तब भी उनको कोई रास्ता और तो नहीं मिला होगा, जो 9 ओम पार किया उसको 3 ओम भी करना ही पड़ा होगा, तो कंपलसरी हो गया, तो इसका मतलब ये भी सीरीज हो गया, ठीक है। तो ये भी सीरीज, ये भी सीरीज, तो सीरीज के लिए मैंने क्या बताया कि आप ऐड कर दीजिए, सिंपली है। तो 8 + 4 R = क्या हो जाएगा, यहां वाला R, तो ये हो जाएगा 8 + 4 यानी 12 ओम, ठीक। उसके बाद यहां वाला देखा जाए तो यहां क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 9 + 3 ओम, ये क्या हो जाएगा 12 ओम हो जाएगा, ठीक है। यहां पे भी 12, यहां पे भी 12। अब देखिए इसको अगर रीड्रॉ करूं मैं इस सर्किट को तो कैसा बनाऊंगा, यहां देखिए यहां पर ए पॉइंट है और यहां से एक 12 ओम का रेजिस्टेंस, फिर नीचे
ये 4 ओम का, ये बी पॉइंट, और यहां पर भी 12 ओम का रेजिस्टेंस, और यहां पर ये जुड़ा हुआ था। यानी ये 12 वोल्ट 12 ओम का कैलकुलेट किए आया, ये भी 12 ओम कैलकुलेट किया आया, और 4 ओम तो अभी तक लगा हुआ है। ठीक है, ये भले सीरीज हमको पता चल चुका है, लेकिन ऐड किसके साथ करते हैं? इस वाले के साथ, इस वाले के साथ, इस वाले के साथ, इसलिए इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसको जब सॉल्व कर लेंगे तब इसको ऐड कर पाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए ए पॉइंट से बी पॉइंट तक फिर जाना है आपको। तो अब देखिए इधर तो दोनों तो ऑप्शन मिला था, तो ये दोनों अब सिंपली पैरेलल में है। पैरेलल का ट्रिक भी मैंने आपको बताया हुआ है, अगर आप वो वीडियो देखे होंगे तो आपको अच्छे से मालूम होगा कि देखिए यहां पर 2 रेजिस्टेंस है और दोनों पैरेलल में है, और पैरेलल में सेम रेजिस्टेंस है और 2 रास्ते हैं, तो ये डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। जितने रास्ते हो और सेम हो तो उतना डिवाइड कर दिए, तो इसका मतलब ये 12 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, तो यानी 12 बाय 2 6 हो जाएगा। तो ए और बी के बीच में अब ये 6 ओम बन गया, अब ये 4 ओम तो था ही, तो ये हमारा 6 ओम हो गया और 4 ओम हो गया। अगर आपको इसमें दिक्कत हो रहा है तो ये फॉर्मूला पे लगाइए, थोड़ा टाइम लगेगा, एलसीएम लीजिए, सब कुछ कीजिए, तब उसके बाद भी आपका 6 ओम ही आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 ओम हो गया, यहाँ पे 4 ओम, अब तो सीरीज में है, इजिली ऐड कर सकते हैं। तो 6 + 4 कितना हो गया आपका 10 ओम। तो इसका मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो ए एंड बी के बीच में है वो कितना है? 10 ओम का है। ठीक है, ये सब हमने किया ताकि इन सब रेजिस्टेंस को हटा के अगर लगाना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो ये लगा सकते हैं। तो इतना ढेर सारा रेजिस्टेंस बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक 10 ओम का लगा देते हैं ए और बी के बीच में, तब भी वैल्यू वही रह जाती है। यहां पर क्वेश्चन एक्स्ट्रा ये करके पूछ सकता है, यहां पर वोल्टेज सोर्स भी दे दे, ठीक है, कुछ वोल्टेज का, और उसके बाद पूछ दे कि करंट कितना ले रहा होगा सर्किट। ठीक है, तो अभी हमने ओम्स लॉ पढ़ा था, वहां पे रेजिस्टेंस था ना 10 ओम का, और कुछ भी वोल्टेज था, वहां पे याद होगा 15 वोल्ट का था, तो उसके बाद करंट निकालना तो वो तो इजी है, क्योंकि हमको पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सॉल्व करना है, तब ओम्स लॉ लगाना है, इसलिए डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसलिए अलग से मैंने सॉल्व करना सिखाया, और अगर इसके ऊपर वीडियो देखना है तो वो वीडियो जरूर देखें। ठीक है, अगर नहीं देखा है तो अब आते हैं हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है पावर। ठीक है, पावर, इसके बाद जो एनर्जी, उसके बाद कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, इन सब को समझने के लिए ये चीज आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पावर होता क्या है। तो पावर अगर बात करें डेफिनेशन की तो ये क्या है? रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड। ठीक है, किस रेट में, किस दर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो जा रहा है, उसको कहते हैं पावर। ठीक है, तो इसका मतलब कि पावर इक्वल टू क्या हो गया? वर्क डन अपॉन टाइम। यानी या तो आप बोल सकते हैं वर्क डन या फिर एनर्जी, क्योंकि दोनों ही अगर वेस्ट नहीं हुआ है कुछ भी, तो सारा का सारा वर्क डन करने के लिए एनर्जी जो लगा वो भी वर्क डन के ही बराबर होगा, और दोनों का ऐसा यूनिट भी सेम ही होता है, जूल होता है। तो आप वर्क डन बाय टाइम भी लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? इसका डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन। अब लेकिन क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो इस फॉर्मूला पे नहीं, इस फॉर्मूला पे पूछा जाएगा, जहां पे पावर इक्वल टू क्या होता है? V इंटू आई। बट ये आया कैसे? इसको डिराइव भी किया गया है। तो आपने जो ये फॉर्मूला पढ़ा था वोल्टेज का और करंट का, ये तो याद होगा ही, स्टार्टिंग में अभी जस्ट पढ़ा है हमने। तो इसी से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? W इक्वल टू लिख सकते हैं। W का क्या लिख सकते हैं? ये V इंटू क्यू लिख सकते हैं इसी फॉर्मूला से। ठीक है, और इस फॉर्मूला से हम Q इक्वल टू लिख सकते हैं I इंटू टी, लिखा भी था हमने, यूज भी किया था ये फॉर्मूला। तो Q इक्वल टू I इंटू टी लिख सकते हैं। अब ये जो Q है यहां पुट कर नहीं सकते, यहां पुट कर दिया अगर इस क्यूब पे तो क्या हो जाएगा? W इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी, Q की जगह है कि नहीं, Q की जगह आई टी पुट कर दिए, ये हो गया। ठीक, अब देखिए यहां पर W इक्वल टू क्या हो गया? V इंटू आई, और T को इधर ले आइए, ये क्या बन गया? W बाई टी इक्वल टू V इंटू आई, और W बाई टी क्या होता है? W बाई टी क्या होता है? पावर होता है। इसीलिए आप लिख सकते हैं यहीं से पावर इक्वल टू V इंटू
आई। तो यही चीज कहां से डिराइव हो गया, इसी दो सिंपल फॉर्मूला से ये फॉर्मूला डिराइव हो गया। अब ओम्स लॉ का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था 3, उसमें V इक्वल टू आई आर पढ़ा था और I इक्वल टू क्या पढ़ा था, V बाई आर भी पढ़ा है। तो यही चीज पुट कर दिया है इसमें, उसके बाद हमारा ये भी आ गया। देखिए V के जगह आई आर पुट कर दीजिए, V के जगह आई आर पुट कर दीजिए, तो पावर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V के जगह आई आर पुट किए तो I 2 बार हो गया तो I स्क्वायर आर बन गया, और I के जगह V बाई आर पुट कर दीजिए तो V 2 बार हो गया, नीचे में R हो गया तो V 2 बार तो V स्क्वायर बाई आर। तो देखा कितना सिंपली ये तीनों फॉर्मूला समझ में आ गया सिर्फ इस फॉर्मूला से और इन दोनों फॉर्मूला से। तो ज्यादातर क्वेश्चन जो है ना इन तीनों फॉर्मूला पे रहते हैं, ठीक है। तो ये तीनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डेफिनेशन के लिए ये फॉर्मूला है और ये तो हमारा पुराना वोल्टेज एंड करंट का फॉर्मूला है, ठीक है। और ये तो ओम्स लॉ से है, आपको पता ही है। तो इन तीनों फॉर्मूला पे ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल रहते हैं। तो देखते हैं यहां पर, देखिए यहां पर क्या कैलकुलेट करने के लिए, कैलकुलेट पावर कंज्यूम्ड बाय 8 ओम रजिस्टर व्हेन कनेक्टेड टू 110 वोल्ट। तो यहां पर क्या बोल रहा है, पावर निकालने के लिए बोल रहा है। और है क्या हमारे पास, है क्या हमारे पास, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस कितना है, 8 ओम का है, ठीक है। 8 ओम का रेजिस्टेंस है व्हेन कनेक्टेड टू 110 वोल्ट, वोल्टेज भी दिया हुआ है 110 वोल्ट, ठीक है। अब कैलकुलेट करने के लिए क्या है, पावर। तो पावर का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, V इंटू आई पढ़ा, ठीक है। क्या लगा सकते हैं ये फॉर्मूला, हाँ वोल्टेज है हमारे पास लगा, लेकिन करंट है क्या, नहीं है ना। इसीलिए तो वोल्टेज पावर का फॉर्मूला एक और हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं इन तीनों में से, वोल्टेज और रेजिस्टेंस है, ठीक है। करंट नहीं है इसलिए तो ये फॉर्मूला नहीं लगा, तो ये भी नहीं लग सकता, लेकिन ये तो लग सकता है ना। तो V स्क्वायर बाई आर, तो इसीलिए तीनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर ये फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे तो क्या लगाएंगे, V स्क्वायर बाई आर वाला फॉर्मूला। तो V स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 110 इंटू 110 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। तो ये पावर, अब इसको कैलकुलेट कीजिए यहां पर, ठीक है। 11 इंटू 11 क्या हो गया, 121 हो गया, 00 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कीजिएगा, आपका आ जाएगा लगभग, ये आ जाएगा लगभग 1512.5। और ये किसमें हो जाएगा, ये क्या आपने निकाला, पावर निकाला। पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, वाट। तो वाट लिखना ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आ गया आपका पावर, ठीक है। इतना पावर लगेगा जब 8 ओम का रेजिस्टेंस अगर कनेक्टेड है 110 वोल्ट में, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया आपको। तो अब फॉर्मूला बहुत सारे हो गए हैं, तो फॉर्मूला का ये जो है ना, आप अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है सारे के सारे फॉर्मूला को जानने में। ये जो है वोल्टेज है, वोल्टेज को E से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये EMF होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, इसलिए E से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वोल्टेज का फॉर्मूला ये तो पढ़ा था, V इक्वल टू आई आर, ठीक है। और पावर का फॉर्मूला से V इंटू आई से ये निकल गया, ठीक है। और V स्क्वायर बाय आर वाला उस फॉर्मूला से ये डिराइव हो गया। तो देखा आपने, एक ही वोल्टेज के लिए अलग अलग फॉर्मूले, तो ये यहां लिखे हुए हैं। फिर करंट के लिए ये सारा फॉर्मूला, पावर के लिए ये तीनों फॉर्मूला तो हमने पढ़ा ही, ये तीनों फॉर्मूला हो गया। और फिर रेजिस्टेंस के लिए भी ये 3 फॉर्मूला। तो ये सारे फॉर्मूले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सारे फॉर्मूले कब कौन सा यूज आ जाए वो भी जानना जरूरी है। वो तो तब जानेंगे ना जब फॉर्मूला याद रहेगा, ठीक है। तो अब चलते हैं हम आगे और पढ़ते हैं एनर्जी के बारे में, ठीक है। तो एनर्जी का एग्जाम्पल में मैंने कहा हुआ था आपको, जैसे कि मेरा वीडियो आपने देखा होगा अगर, तो वहां पे मैंने बुलेट और गन की बात की थी, ठीक है। तो बुलेट और गन, तो गन अकेले कुछ नहीं, बुलेट अकेले कुछ नहीं, बट दोनों जब मिलते हैं तब मिलता है हमको पावर, है कि नहीं। तो पावर यानी जो गन है हमारे पास, उसके पास ताकत है, किस चीज के लिए, बुलेट को फेंकने के लिए, है कि नहीं। तो गन हो गया हमारा वोल्टेज और बुलेट क्या हो गया, करंट। और जब ये दोनों मिलते हैं तब मिला पावर। और एक बार जब गोली निकलती है ठाई से तो 1 सेकंड में काम खत्म, ठीक है।
लेकिन वही बहुत देर तक निकले ठाए 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 ठाए, तब क्या हो जाएगा वो, तब हो जाएगा वो एनर्जी में कन्वर्ट। क्यों? क्योंकि आपने पावर तो था ही और साथ ही साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया टाइम से। यानी अब वो गोली आपका AK-47 बन गया है, तब वो ज्यादा खतरनाक हो गया। क्यों? क्योंकि AK-47 से एक गोली नहीं निकलती, उससे लगातार गोली निकलते जाती है, तो इसी वजह से वो ज्यादा खतरनाक बंदूक हो जाती है। ठीक है, तो वैसे ही पावर में जब आप टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ना, तब आपका क्या बन जाएगा, एनर्जी। पावर क्या होता है, V इंटू आई होता है, वोल्टेज इंटू करंट, और एनर्जी क्या हो जाता है, पावर इंटू टाइम। ठीक है, और अगर आपने वोल्टेज का फॉर्मूला पढ़ा होगा तो उससे आपको ये भी पता चलेगा, एनर्जी जो वर्क डन है का भी ऐसा यूनिट जूल होता है, तो ये भी एनर्जी है, और ये एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, V इंटू क्यू होता है, क्योंकि V हमारा जो वोल्टेज था वो इक्वल टू था ना वर्क डन बाय चार्ज के। तो अगर हमको वर्क डन से निकालना हो तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ये तो डेफिनेशन की बात होगी, पर मोस्टली जो आप क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं न्यूमेरिकल में, वो आपका यही फॉर्मूला पे रहेगा। पावर का जितना भी फॉर्मूला होता है उसको बस टाइम से मल्टीप्लाई करना है। बस टाइम में ये ध्यान रखना है कि टाइम जो होता है ऐसा यूनिट में रहना चाहिए जो कि होता है सेकेंड। टाइम का क्या ऐसा यूनिट होता है, सेकेंड। और पावर जो होना चाहिए वो वाट में होना चाहिए, तब जाके जो आपका एनर्जी है ना उसका एसआई यूनिट जो है वो जूल है, उसमें आपका निकलेगा जब आप पावर को वाट में और टाइम को सेकंड में रखे होंगे। तो चलिए इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देखते हैं ताकि आपको वे भी समझ में आ जाए। एन इलेक्ट्रिक हीटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट लाइन, डिटरमाइन द पावर, यहां मोटर लिखा हुआ है, यहां पे हीटर कर लीजिएगा। ठीक है, हीटर एंड एनर्जी कंज्यूम्ड इन 5 मिनट। ठीक है, तो यहां पर क्या क्या है, करंट दिया हुआ है, हमारा करंट दिया है कितना, 5 एम्पियर का करंट है। वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, अब निकालने के लिए कह रहा है पावर एंड एनर्जी दोनों ही निकालने कह रहा है। ठीक है, और टाइम भी दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है, 5 मिनट। तो यहीं पर आप थोड़ा देर रुक के यहां पे तुरंत, ये देखिए ऐसा यूनिट में नहीं है, तुरंत इसको कन्वर्ट कर लीजिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। 5 मिनट आप पुट कर दीजिएगा टाइम में, गलत हो जाएगा। तो 5 मिनट का मतलब कितना सेकेंड होता है ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिए, 5 300 हो जाएगा, ये 300 सेकेंड से आपको यहां पर मल्टीप्लाई करना है, ना कि 5 से। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, यहीं पे कर लीजिएगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं तो लास्ट में आप एग्जाम में जल्दी जल्दी में 5 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिएगा या डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको पावर निकालने बोल रहा है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई होता है। तो सिंपल, V तो दिया हुआ है, आई भी दिया हुआ है। ठीक है, तो 220 इंटू 5, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1100 हो जाएगा। तो 1100 क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा वाट। ठीक है, ये हमारा वाट का ऐसा यूनिट है हमारा पावर का। अब एनर्जी अगर कैलकुलेट करने के लिए कहा तो मैंने क्या कहा, पावर इंटू टाइम कर दीजिए। तो पावर कितना निकला, 1100। ओके, इसमें टाइम 300 से, ठीक ना, 5 से नहीं कीजिएगा, 300 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 33,00,00। इतना क्या, जूल। यहां पे जूल हो गया क्योंकि ये एनर्जी है, एनर्जी हो गया तो ये जूल हो गया। इसको किलो जूल में भी लिख सकते हैं, 1000 से डिवाइड दे दीजिए तो ये किलो जूल में कितना हो जाएगा, किलो जूल में हो जाएगा 1000 डिवाइड कर 30 कट जाएगा, तो यानी ये 330 किलो जूल भी लिख सकते हैं। किलो का मतलब क्या होता है, 1000 होता है, तो इसलिए किलो जूल में इतना और जूल में सिंपली इतना। ठीक है, समझ गए आप कैसे हमने कैलकुलेट किया, वोल्टेज करंट के फॉर्मूले से ही कैलकुलेट कर लिया पावर, और पावर जब कैलकुलेट कर लिया तो हम आराम से एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल सा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब आ जाते हैं हमारे हीटिंग इफेक्ट में, और इसी को जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं। जब भी आप कोई चीज से करंट पास कराइएगा ना तो उसका एक टेंडेंसी है गर्म हो जाने का। जैसे नॉर्मली आप फोन चार्ज करते हैं, लैपटॉप चार्ज करते हैं, तो आपको जो चार्जर है देखते होंगे वार्म हो जाता है, हीट अप हो जाता है। तो ये क्यों हो रहा होता है, क्योंकि वहां से करंट पास हो रहा होता है रेगुलरली, तो इसी वजह से वो हीट जनरेट करने लग जाता है।
करंट जब भी पास होगा तो हीट जनरेट हो ही जाएगा। थोड़ा सा रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं होता ही है इन्वॉल्व इसी वजह से, ठीक है। बट वहां पे तो यूज नहीं कर रहे, लेकिन कहीं कहीं हम इस चीज का यूज करते हैं, जैसे कि अभी ठंडे का मौसम है, गीजर में, टोस्टर में, हीटर में, सब जगह हम यहाँ पर हीट को उपयोग में ला रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप हीट को यूज कर रहे हैं तो इसी को हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट का एप्लीकेशन कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका अगर पूछे डेफिनेशन कि क्या है ये हीटिंग इफेक्ट, तो आप लिखिएगा व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इट बिकम हॉट आफ्टर सम टाइम। क्योंकि हीट भी क्या है, एक एनर्जी है, और एनर्जी के लिए टाइम होना जरूरी है। क्योंकि देखिए तुरंत एक बल्ब को स्विच ऑन करके ऑफ कर दीजिएगा तो वो गर्म थोड़ी ना होगा, लेकिन वही अगर बल्ब बहुत देर से जल रहा है तो आप उसमें हीट को महसूस कर सकते हैं। तो इसीलिए वहां पर टाइम इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए कुछ टाइम के बाद वो हीट प्रोड्यूस करने लग जाता है ज्यादा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला जो है वो यही है, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो ये कुछ नहीं, पावर इंटू टाइम किया है। देखिए पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर हमने पढ़ा था कि नहीं, तो आई स्क्वायर आर इंटू टाइम, वही तो हो गया हीट का भी। क्योंकि हीट जनरेटेड पूछे या फिर एनर्जी पूछे, दोनों ही आपके लिए सेम फॉर्मूला हो जाएगा। और क्यों, और इनका ऐसा यूनिट भी इसलिए सेम भी हो जाता है, हीट जनरेटेड का या फिर आपका एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल में ही रहता है, ठीक है। तो चलिए इसके ऊपर भी एक न्यूमेरिकल देखते हैं, ये क्या कह रहा है। कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड बाय अ हीटिंग कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम। तो रेजिस्टेंस बोल रहा है 8 ओम का, ठीक है, रेजिस्टेंस 8 ओम का है। When connected to 200 वोल्ट, वोल्टेज भी दिया हुआ है 220 वोल्ट, सॉरी 200 वोल्ट, और 2 मिनट टाइम दिया हुआ है 2 मिनट। तो यहां पर भी मिस्टेक ना हो तो इसको तुरंत ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 120 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन आगे ना हो, ठीक है। उसके बाद क्या कहना है, हीट डेवलप। तो ये वर्ड जो है हीट डेवलप या फिर एनर्जी कंज्यूम्ड, ऐसा करके कुछ भी लिखा रहे तो भी आप सेम मेथड करेंगे, सेम चीज करेंगे, क्योंकि दोनों एक ही चीज है। तो हीट डेवलप जितना हुआ, एनर्जी जितना कंज्यूम किया, तो एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाता है, या फिर हीट इक्वल टू क्या हो जाता है, अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा, आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो यहां पर ये फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, आई स्क्वायर आर इंटू टू। यहां पे देखिए तो करंट तो पता नहीं है, या तो आप पावर निकाल लीजिए वी स्क्वायर बाय आर करके, तो उसके बाद इंटू टाइम कर दिए, तब भी आपका सेम आएगा, आप चेक करके देख लीजिए। नहीं तो क्या करिए, इस फॉर्मूला पे अगर पुट करना है तो करंट निकाल लीजिए। तो आई इक्वल टू क्या होता है, वी बाई आर होता है ओम्स लॉ से। तो V इक्वल टू 200 हो गया, तो डिवाइड कर दीजिए R से, V कितना हो जाएगा आपका 25, क्या है एम्पियर, तो करंट है इसलिए एम्पियर। तो अब यहां पर आप निकाल सकते हैं 25 का स्क्वायर यानी 25 इंटू 25 इंटू रेजिस्टेंस 8 और टाइम आपका 120, 125 इंटू 25 करेंगे 625 इंटू 8 इंटू 120, ये आ जाएगा आपका 60,000 जूल, क्योंकि इसका भी ऐसा यूनिट जूल ही होता है। और इसको किलो जूल में अगर लिखना है तो अगेन 600 किलो जूल आप लिख सकते हैं, 1000 से डिवाइड करने के बाद इतना ही आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका सॉल्यूशन, ठीक है। यहां पर एनर्जी पूछा या हीट डेवलप पूछा, एक ही बात है, एक ही स्टेप करेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रखेंगे इसमें, ठीक है। यहां पर आपको समझ में आ गया कि यहां पर 600 किलो जूल आपका आंसर हो गया। तो अब आ जाते हैं हमारे कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर। कमर्शियल यूनिट का क्या जरूरत पड़ा, क्यों आया, ये समझना भी थोड़ा जरूरी है। क्योंकि अभी आपने देखा एक हीटर जल रहा था हमारा, कितना जल रहा था, एक हीटर जल रहा था, वो भी 2 मिनट के लिए, तो इतना लंबा आंसर आया जूल में, है कि नहीं। तो ज्यादा ज्यादा छोटा करके हमने किलो जूल में कर लिया, है कि नहीं। तब भी सिर्फ एक हीटर का इतना बड़ा आया, तो सोचिए रेफ्रिजरेटर, आपका टीवी, पंखा, सब कुछ चलते रहे, 1 महीने तक चलते रहे, तब जो बिल आएगा वो कितना बड़ा आएगा,
इसी को सोल्यूशन किया गया कमर्शियल यूनिट लाके। तो कमर्शियल यूनिट लाकर, क्योंकि जूल इज द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बट इट्स रिप्रेजेंट वेरी स्मॉल क्वांटिटी, बहुत ही छोटी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर पाता है, इसी वजह से हमको बड़ा कुछ वैल्यू चाहिए था। तो हमने लाया किलोवाट आवर, जो कि होता है 1 यूनिट के बराबर। क्या होता है? जो आप बिजली बिल आता है आपका, आप कंज्यूम करते हैं तो आपको बोला जाता होगा कि आपका इतना यूनिट उठा, तो 1 यूनिट का मतलब क्या हो जाता है? 1 किलोवाट आवर। तो यानी 1000 वाट का कोई चीज अगर 1 घंटा चले ना, तब इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ 1 यूनिट उठा। ठीक है, तो देखा आपने कितना छोटा कर दिया हमने, तब जाके इसीलिए हमारा जो बिजली बिल आता है वो थोड़ा छोटा वैल्यू में आता है। नहीं तो जूल में रहता तो पता है 1 यूनिट यानी 1 किलोवाट आवर कितना बड़ा नंबर होता, इतना बड़ा नंबर, समझ रहे आप? तो 3.6 इंटू 10 टू पावर 6, इतना बड़ा नंबर सिर्फ और सिर्फ 1 यूनिट पे ही आता। इसीलिए ऐसा ना हो, तो इसलिए हमने छोटा करके 1 किलोवाट आवर रखा। ठीक है, इस पे जब न्यूमेरिकल बनाइएगा ना, तब आपको थोड़ा और क्लियरिटी आएगा। यहां पर बोल रहा है एक मोटर है हैविंग अ पावर रेटिंग, उसका पावर दे दिया कितना 550 वाट, ऑपरेट फॉर 4 आवर्स अ डे, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर मंथ ऑफ जून। रेट दे दिया बिजली का कि इतना रुपया लगेगा 1 यूनिट का। ठीक है, यहां पर आप समझेंगे आप इसको। तो यहां पे क्या क्या दिया हुआ है आपका? पावर दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है 550 वाट का, और टाइम दिया हुआ है कितना 4 आवर डेली यूज होता है। ठीक है, और हमारा रेट भी दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम यहां पर एनर्जी कैलकुलेट करने सीख लेते हैं। तो यहां पर एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बोला था? पावर इंटू टाइम बोला था ना, बस यही याद रखिएगा। लेकिन एक छोटा सा चीज याद रखिए, वहां पर मैंने बोला था वाट, पावर जो होता है वाट में रखना है और टाइम जो है वो सेकेंड में रखना है। ऐसा यूनिट में आया था कि ऐसा यूनिट तो जूल होता है, बट यहां पर क्या होना चाहिए? किलोवाट आवर में निकलना चाहिए, है कि नहीं? तो किलोवाट आवर में निकलने के लिए ये जो पावर है ये किलोवाट में रखना पड़ेगा, और आवर के लिए टाइम जो है वो आवर में रखना पड़ेगा। समझ गए? बस इतना सा कर लीजिए, तब आपका सोल्यूशन किलोवाट आवर में आएगा। जो एनर्जी निकलेगा किस में निकलेगा? किलोवाट आवर में, ना कि जूल में। जूल में निकालने के लिए वाट इंटू सेकंड करना पड़ता। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये पावर है, ये तो वाट में है, इसको किलोवाट में करने के लिए क्या करिएगा? किलो का मतलब 1000 होता है, तो 1000 से डिवाइड कर दी, फिर क्या हो गया 1550 डिवाइड बाय 1000 किलोवाट हो गया। ठीक, और टाइम जो है वो आवर में रहना चाहिए। तो टाइम देखिए ये जून है, जून का महीना है, तो जून का महीना अब जनवरी फरवरी करने आता होगा आपको, तो आपको पता चल जाएगा जून कितना होता है 30 डेज का होता है। ठीक है, तो यानी 4 घंटे तो 1 दिन में चला होगा, पूरे महीने की बात कर रहा है। तो ये 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इसको, तो 4 3 जा 12 और ये 120 आवर हो गया। ये तो आवर में ही रखना है, तो आवर में रखा हमने। अब हमको यहां पर फॉर्मूला लगा देना है। किलोवाट आवर इक्वल टू क्या हो जाएगा? किलोवाट आवर इक्वल टू कितना निकल जाएगा? 550 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू आपका 120। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, और ये 5 और ये 6, ये 11 6 66 किलोवाट आवर, या फिर 66 यूनिट भी लिख सकते हैं आप, किलोवाट आवर भी ले सकते हैं। ठीक है, दोनों एक ही बात है। तो हमारा यानी बिजली का बिल कितना आया? 66 यूनिट का आया। ठीक है, लेकिन पैसे में कितना आया? इतना तो यूनिट कंज्यूम किया हमने, तो इतना रुपया लगता है 1 यूनिट का। तो 6.50 इंटू आप कर दीजिएगा 66 यूनिट कर दीजिएगा। ठीक है, इतना यूनिट कर दीजिएगा, तो आपको क्या निकल जाएगा? 429 रुपीज निकल गया। यानी टोटल मंथ का कैलकुलेशन किया हमने, तो ये कितना निकल गया? 429 रुपीज। किसका? सिर्फ एक मोटर को 4 घंटे तक चलाने का। ठीक है, तो हम समझ गए कि यहां पर ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं। इसके ऊपर भी मैंने
डीप में आपको सारे टाइप के न्यूमेरिकल समझा रखे हैं। इसका भी आपको वीडियो वही प्लेलिस्ट में जरूर मिल जाएगा, उसको भी जरूर आप देखें, तभी आपको सारा टॉपिक पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया तो इस होमवर्क क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। यहां तक आए भी होंगे देखते हुए, तब भी आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो आप यहां पे बताना है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। ये सारे ऑप्शन देखिए और इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डायरेक्ट इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके वो भी देख सकते हैं, जहां पर हमने सारे के सारे न्यूमेरिकल्स हर टॉपिक को लेते हुए डीपली समझाया हुआ है।